सालों से भी अधिक समय तक राज किया। बाबर, अकबर और शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक कई मुगल शासकों ने दिल्ली की राजगद्दी से भारत में शासन किया। लेकिन कई सवाल आज भी इतिहास के पन्नों से गायब हैं। आखिर मुगल भारत क्यों आए थे? मुगलों ने भारत में अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया? राजपूतों और मराठाओं के रहते कैसे विदेशी ताकतों ने भारत में इतने लंबे समय तक राज किया? आखिर क्या है मुगलों के इतिहास की असली कहानी? आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अगर बाबर हिंदुस्तान न आता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। भारत में कभी लाल किला, ताजमहल जैसी भव्य इमारतें न देखने को मिलती। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरजाना में हुआ था। फरजाना आज के समय में उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाबर को तैमूर और चंगेज खान का वंशज भी माना जाता है। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बाबर ने फरजाना की राजगद्दी संभालनी शुरू कर दी थी। ये बात बाबर के कुछ रिश्तेदारों और अंकल को रास नहीं आई और उन्होंने बाबर को हटाने के लिए षड्यंत्र बनाने शुरू कर दिए। बाबर को फरजाना और समरकंद से बेदखल कर दिया गया। कई सालों बाद साल 1504 में बाबर ने अफगान की राजधानी काबुल को जीत लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर सिर्फ काबुल से संतुष्ट होने वाला नहीं था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। बाबर जानता था कि यदि उसे साम्राज्य का विस्तार करना है तो इसके लिए धन दौलत की भी जरूरत होगी और उस समय भारत से ज्यादा धन शायद ही किसी और के पास था। दुनिया भर में उस समय भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1525 में बाबर ने भारत में एंट्री करने की योजना पर काम करना शुरू किया। भारत को गुलाम बनाने और यहाँ राज करने के उद्देश्य से उसने भारत का रुख किया। उस समय हिंदुस्तान में लोधी वंश का राजा इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। इसके अलावा राजस्थान में राजपुताना का शासन चल रहा था, तो वहीं साउथ में विजयनगर अंपायर अपने पैर पसार रहा था। इब्राहिम लोधी बहुत सनकी था। उसे कुर्सी से हटाने के लिए उसके चाचा अलाउद्दीन लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने एक प्लान बनाया और काबुल से बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था और तुरंत ही अपनी सेना के साथ उसने भारत की ओर रुख कर दिया। 15 दिसंबर 1525 को उसने सिंधु नदी पार की। बाबर के पास सिर्फ 12,000 की सैनिकों की टुकड़ी थी। सिंधु नदी को पार करते ही बाबर ने पंजाब प्रांत को जीतना शुरू कर दिया। बाबर के पास दमदार आर्मी के साथ ही तोपखाने और बारूद यानी कि गन पाउडर भी था। बैटल ऑफ पानीपत भारत की धरती पर लड़ा गया पहला युद्ध था जिसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। बाबर एक कुशल आर्मी कमांडर भी था। उसे युद्ध का बहुत अच्छा खासा तजुर्बा था, साथ ही उसकी स्ट्रेटजी भी कमाल की थी। वहीं दूसरी ओर इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर भी बाबर का हिम्मत डगमगाया नहीं। वो काफी बहादुर योद्धा माना जाता था। काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में आज भी बाबर को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। कई जगह उसके पुतले भी लगे हैं। वहाँ के लोगों को बताया जाता है कि बहुत कम सेना के साथ बाबर ने भारत पर फतह हासिल की थी। पानीपत दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वर्तमान समय में हरियाणा का एक जिला है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया। अपनी रणनीति वो पहले ही बना चुका था। उसने दुश्मन के इलाके में एक खाई खुदवाई जिससे कि लोधी की सेना ज्यादा फैलाव न कर पाए और बाबर की सेना को आसान टारगेट मिल सके। बाबर की सेना के कुछ लोगों ने कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इतने दूर आए हैं तो अब दिल्ली जीते बिना वापस नहीं लौटेंगे। बाबर अपनी सेना की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करता था। सबसे आगे स्काउट्स खड़े होते थे जो दुश्मन सेना की खबर बाबर तक पहुंचाते थे। उसके पीछे बैलगाड़ियां लाइन से खड़ी कर देता था। सभी बैलगाड़ी को चमड़े की बेल्ट से बांध दिया जाता था और उनमें थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता था। उन गैप्स में सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते थे और बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही तोपखाने भी तैनात कर दिए जाते थे। सैनिकों के पास जो तीर कमान होते थे वो भी कोई साधारण नहीं थे। उनकी डोरी खींचने में ही काफी ताकत लगती थी। एक तीर 600 मीटर की दूरी तक जा सकता था, जो करीब 7 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है। हर 5 सेकंड में सैनिक तीर चला सकता था और एक तीर 4000 पाउंड का फोर्स क्रिएट कर सकता था। बाबर के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। दूसरी ओर लोधी की सेना ने भी मैदान में डेरा डाल दिया, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। लेकिन इतिहासकारों ने लोधी की सेना को सेना न कहकर बल्कि मेले का नाम दे दिया। बाबर और लोधी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण करने का इंतजार कर रहे थे। बाबर जानता था कि उसने पहले अटैक किया तो उसके जीतने की संभावना कम हो जाएगी। 19 अप्रैल 1526 की रात को वो अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को लोधी के कैंप में भेजता है।
जैसे ही कुछ सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की मौत भी हो गई। इससे लोदी खुश हो गया और सोचने लगा कि बाबर की सेना को हराना काफी आसान है। लेकिन असल में बाबर ने तो मछली पकड़ने के लिए सिर्फ दाना फेंका था। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर अटैक कर दिया। लोदी की सेना बाबर के सैनिकों द्वारा बनाए गए ट्रेंच में गिर गई। वहां से बाहर निकलने में उन्हें जितना समय लगा, इतनी देर में बाबर ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। लोदी ने सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए थे। उसे लग रहा था कि हाथी जल्दी ही सामने वाली सेना को पछाड़ देंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। तोपखानों की आवाज से हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अपनी ही सेना के कई सैनिकों को हाथियों ने कुचल कर मार दिया। साथ ही तोपखाने से भी उनकी सेना को नुकसान पहुंच रहा था। थोड़ी ही देर में बाबर की पूरी सेना लोदी पर हावी होती नजर आई। कई घंटों तक युद्ध जारी रहा। शाम होते ही लोदी मारा गया और उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अच्छी खासी धन दौलत मिली। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने जीता हुआ सारा धन जनता में बंटवा दिया था और इसके बाद जनता ने खुश होकर कलंदर नाम की उपाधि उसे दे दी। सन 1526 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ खागरा। उसने इन सभी लड़ाइयों में जीत हासिल की, लेकिन 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया।